हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार या गोरखों का शासन। इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1790 में कुमाऊं पर गोरखों ने अधिकार कर लिया और जो है 1804 में गोरखों ने जो है गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। तो यानी कि अब जो शासन रहेगा उत्तराखंड का दोनों मंडलों में वो गोरखों का रहेगा। अब शुरुआत की बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं नेपाल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से नेपाल साम्राज्य से आप ये बात याद रखेंगे कि लगभग 17वीं और 18वीं सदी के आसपास 17वीं और 18वीं सदी के आसपास जो है नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में? 24 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है ना। इन्हीं में से एक रियासत ऐसी थी जिस पर एक जो है राजा का शासन था जिसका नाम था नरभूपाल शाह। कौन था? नरभूपाल शाह। ठीक है ना। यानी कि छोटी छोटी रियासतें थी, उनमें जो है शासन कर रहे थे कौन? नरभूपाल शाह। ठीक है ना। और इसी रियासत में से नरभूपाल शाह के बाद एक राजा हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए, पृथ्वी नारायण शाह। ये जो है नेपाल की गद्दी की अगर हम बात करें तो ये नेपाल की गद्दी पर जो है 1745 से लेकर 75 तक शासन करते हैं। कितना? 1745 से लेकर 1775 तक जो है शासन करते हैं, नेपाल के राजा रहते हैं। अब थोड़े से कार्य जो है इनके बारे में महत्वपूर्ण है पृथ्वी नारायण शाह के बारे में। वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका जो आपने याद रखना है, इसने 1768 में, ठीक है ना, 1768 में 1768 में नेपाल को एक सूत्र में बांधा। नेपाल को एक सूत्र में बांधा। ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसने इन 24 रियासतों को एक किया था। नेपाल का एकीकरण किया था किसने? पृथ्वी नारायण शाह ने। जिस कारण से आप ये याद रखेंगे, दूसरी बात इससे, इसे नेपाल का बिस्मार्क भी कहते हैं। नेपाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वी नारायण शाह को। ठीक है, तो यहां से आपने ये याद रखना है, इसने संपूर्ण नेपाल को एक सूत्र में बांधा या इन 24 रियासतों को क्या किया था? एक किया था। ठीक है ना, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह के बाद राजा बनते हैं प्रताप शाह। ठीक है ना, ये टिहरी रियासत वाले प्रताप शाह नहीं है, वो बाद में आएंगे। ठीक है, और ये कब से कब तक रहते हैं? 1775 से 78 तक शासन करते हैं। कौन है? प्रताप शाह। ठीक है, इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद हमें सीधी जानकारी जो मिलती है इसके बाद गद्दी पर कौन बैठे हैं, तो आप याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रण बहादुर शाह 1778 में गद्दी पर बैठते हैं और 1800 तक शासन करते हैं। कब तक शासन करते हैं? 1800 तक शासन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये जब गद्दी पर बैठा तो अल्प आयु का था, यानी कि कम अवस्था में जो है कम आयु में गद्दी पर बैठा। तो इसकी एक संरक्षिका थी जिसको आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? संरक्षिका। संरक्षिका में आपने याद रखना है नाम है माता इंद्र लक्ष्मी। ठीक है, माता इंद्र लक्ष्मी जो है इसकी क्या थी? संरक्षिका बनी जब ये गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। दूसरा काम इसने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम नेपाल में सोने की मुद्रा चलाई। क्या चलाई? सोने की मुद्रा। ठीक है, तो नेपाल में सोने की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक जो था वो रण बहादुर शाह था। ठीक है ना। और यहां से दूसरा प्रश्न आपने ये याद रखना है, इसका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसको आपने याद रखना है, नाम है स्वामी निर्गुणानंद। ठीक है, इसका एक अन्य नाम स्वामी निर्गुणानंद, ये इसका अन्य नाम है। ऐसा माना जाता है कि ये बाद में जो है
जोगी बन गया था या साधु बन गया था, यानी कि स्वामी बन गया था, जिसके बाद इसका नाम जो है क्या कहलाया, स्वामी निर्गुणानंद कहलाया। बाद में अंतिम पड़ाव में अपने जो है शासनकाल के, तो इसने अपना नाम स्वामी निर्गुणानंद रख लिया था और ये जो है स्वामी बन गया था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बारे में आपको जो इससे याद रखनी है वो ये है कि स्टार बनाकर आप याद रखेंगे। इसका कार्यकाल अगर आपको याद रहेगा 1778 से 1800, तो आपको 1790 का वर्ष देखने को मिलता है, जिस समय गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, तो जिस समय गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया तो उस समय नेपाल का राजा कौन था, तो याद रखेंगे रण बहादुर शाह था। ठीक है ना, तो ये आप लिख देंगे इसके समय में। ठीक है ना, कुमाऊं पर अधिकार हुआ। ठीक है ना, यानी कि इसके समय में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था और गढ़वाल पर भी पहला अभियान इसी के समय में चलाया था 1791 में, जो कि संधि हो गई थी प्रद्युमन शाह के साथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, याद रखेंगे विक्रम शाह बनते हैं। कौन बनते हैं, विक्रम शाह। ठीक है ना, ये लगभग 1800 जो है 1804 से गद्दी पर बैठते हैं और 1815 तक शासन करते हैं। कब तक, लगभग 1815 तक। 1815 से बाद भी आए होंगे, लेकिन हमारे काम का 1815 वर्ष है। क्यों, क्योंकि इस समय अंग्रेज जो है उत्तराखंड पर शासन कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे, तो इस समय तक ही हमें बात को याद रखना है। ठीक है, और आप इससे एक बात ही जो है याद रखनी है आपने कि इसके समय में, ठीक है ना, गढ़वाल पर अधिकार हो गया था। ठीक है ना, इसके समय में गढ़वाल पर अधिकार हो गया था। तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिनमें से नरभूपाल शाह एक रियासत पर शासन करते थे, उसी के राजा प्रताप शाह हुए, पृथ्वीनारायण शाह हुए, रण बहादुर शाह हुए। और इनमें से आप देख सकते हैं कि पृथ्वीनारायण शाह ने इन 24 रियासतों को एक कर नेपाल को एक सूत्र में बांध दिया था। उसके बाद रण बहादुर शाह से तो आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं की ओर दोनों पहले अभियान जो है इसी के समय में होते हैं। इसकी संरक्षिका माता इंद्रलक्ष्मी थी, सबसे पहले नेपाल में सोने की मुद्रा चलाई। तो ये सब बातें इनके बारे में महत्वपूर्ण है। देखो, अब हम बात करने वाले हैं, अब आपको ये पता है कि गढ़वाल और कुमाऊं पर दोनों जगह जो है गोरखों का अधिकार हो गया है। तो अब हम बात करेंगे गढ़वाल पर गोरखों का शासन और कुमाऊं पर गोरखों का शासन। कौन कौन सूबेदार आए, कौन कौन से सूबा आए, कौन कौन से काम हुए हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।